जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। भारत इतिहास पर आधारित प्रश्नों के इस लेक्चर श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इतिहास का ये हमारा आज का लगातार 12वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आज बात करने वाले हैं वर्धन साम्राज्य के बारे में। हर्षवर्धन और वर्धन साम्राज्य के बारे में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर का आज का आपका पहला प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों याद रखेंगे, पुष्यभूति वर्धन जो था इसने थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना की। अब इसको आप पुष्यभूति वंश भी बोल सकते हैं, इसको आप वर्धन वंश भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका सरनेम वर्धन था इसलिए हम इसको वर्धन वंश भी कहते हैं और इनका नाम पुष्यभूति था। ये वो समय था जब गुप्त साम्राज्य जैसा एक बड़ा साम्राज्य समाप्त हो चुका था और भारत में एक छोटी छोटी सी जो सत्ताएं हैं, छोटी छोटी सी सत्ताएं जो है वो दिखाई देने लगी थी आपको, और एक प्रकार से विखंडता का एक माहौल था। इस विखंडता के माहौल में एकीकरण करने का प्रयास अगर कोई करता है तो वर्धन साम्राज्य के शासक करते हैं, जिस साम्राज्य की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी दोस्तों। और इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया था, ये भी याद रखेंगे। थानेश्वर हरियाणा का क्षेत्र पड़ता है जहां पर यह राजधानी रही है। बाद में हम बात करें तो पुष्यभूति के बाद, अगर हम पुष्यभूति के बाद देखें तो प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन जो रहे वो इस साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक के तौर पर भी देखे जाते हैं। इनके समय में बोल सकते हैं कि प्रभाव रूप से साम्राज्य आगे बढ़ता है। अलग अलग जगह पर ये साम्राज्य विस्तार के लिए कार्यक्रम चलाते हैं। हुणों के खिलाफ भी इन्होंने अपने बेटे हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के नेतृत्व में सेना भेजी थी और उनका पहले खात्मा करने का प्रयास किया था। इनके 3 बच्चे हमें देखने को मिलते हैं। एक सबसे बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन, उसके बाद नाम आता है हर्षवर्धन का, और उनके बाद नाम आता है राजश्री का। राजश्री इनकी पुत्री थी जिसकी शादी ये मौखरी वंश के शासक हृदयवर्मा से कर देते हैं और कहीं ना कहीं जैसे ही प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है तो उनका उत्तराधिकारी राज्यवर्धन बन जाता है। बाद में शशांक जो गोण शासक हुआ करता था बंगाल में, गोण साम्राज्य की जिसने स्थापना की थी, शशांक, जिसने बोध गया में बोधि वृक्ष को जला दिया था, उस शशांक ने भूखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी और तब जाकर हर्षवर्धन जो गद्दी पर बैठता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में राज्य दिए गए और सूची 2 में राजधानी दी है। ये वो सभी राज्य हैं जो गुप्त साम्राज्य के बाद आपको दिखाई पड़ते हैं। वर्धन की राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी, मौखर की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी, वकाटक की राजधानी पुरिका हुआ करती थी और मैत्री की राजधानी वल्लभी हुआ करती थी। सभी इंपॉर्टेंट राजवंश रहे। मौखरी राजवंश की राजधानी जो कन्नौज था ना दोस्तों, ये 6ठी 7वीं शताब्दी के बाद देखें तो कन्नौज इंपॉर्टेंट होता चला गया और बाद में हमको गुर्जर प्रतिहार पाल के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष भी देखने को मिलता है कन्नौज के लिए। यहाँ कन्नौज की स्थिति पर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा लेकिन यहाँ पर थोड़ी इसके बारे में बात की जाए। कन्नौज यूपी का क्षेत्र और एक मैदानी इलाका रहा और मैदानी इलाका इस समय की परिस्थितियों के तहत 6ठी 7वीं शताब्दी की परिस्थिति को हम देखें तो उन परिस्थितियों में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी क्योंकि आपको सुरक्षित दुर्ग की जरूरत थी जहां आप आपकी राजधानी बेहतर तरीके से स्टैब्लिश कर सकते थे बिना किसी चिंता के। तो ऐसे में कन्नौज का इंपॉर्टेंस बढ़ा। आसपास का क्षेत्र उपजाऊ मैदान था, नदियों का प्रदेश था, सुरक्षित प्लेन इलाका था, आसानी से आप दुर्गीकरण करके राजधानी स्थापित कर सकते थे। वहीं अगर हम बात करें पाटलिपुत्र की तो पाटलिपुत्र को स्थापित हुए इस समय से पहले आप देखें तो लगभग 1000 साल हो गए। पाटलिपुत्र का महत्व गौण हो गया। क्यों? क्योंकि पाटलिपुत्र को अब भेज दिया गया था। पाटलिपुत्र पर आक्रमण करना, उसे समाप्त करना आसान था, जबकि पाटलिपुत्र एक कोने में इलाके में आने वाला स्थान हो गया था। तो अब शासक जो थे वो मध्य क्षेत्र में एक बेहतर राजधानी चाहते थे, इसलिए कन्नौज का महत्व बड़ा है और कन्नौज के शासक मौखरी वंश के थे, ये ध्यान रखेंगे।
अगले प्रश्न में पुनः सूची को मिलाना, एक तरफ राजवंश और एक तरफ उनके संस्थापक हैं। वर्धन राजवंश जो रहा उसके पुष्यभूति संस्थापक रहे। उसके बाद मौखरी राजवंश के संस्थापक हरिवर्मा थे। वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे और मैत्रक राजवंश के संस्थापक भट्टारक थे। ध्यान। ओके। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो वैजयंती या वनवासी को मयूर शर्मन ने अपनी राजधानी बनाया था। मयूर शर्मन के बारे में हम देखें दोस्तों तो इन्होंने 345 ईस्वी की बात करें, मतलब लगभग हम चौथी शताब्दी के मध्य की बात कर रहे हैं। इस समय मयूर शर्मन जो था, जो एक ब्राह्मण कुल का था, जिसका गोत्र जो है दोस्तों मानव्य, मानव जिसका गोत्र था, ब्राह्मण कुल का शासक था। 345 ईस्वी में इन्होंने वैजयंती को राजधानी बनाकर एक राज्य बनाया। और राज्य जो बनाया ना, इनकी कोई मंशा नहीं थी। इन्होंने राज्य एक प्रतिशोध की भावना से बनाया था। हुआ ये था कि जो पल्लव राजवंश हुआ करता था इस समय, पल्लव राजवंश के एक अधिकारी ने इनका अपमान कर दिया। उस अपमान के बाद प्रतिशोध की ज्वाला जब इनके दिमाग में, इनके मन में भड़की, तो उस प्रतिशोध की भावना के बाद उसके चलते इन्होंने एक छोटे से राज्य की स्थापना की कर्नाटक के क्षेत्र में। और कहीं न कहीं वो राज्य बाद में एक बड़े राज्य के तौर पर स्थापित हुआ। कदम्ब राज्य आप उसे कहते हैं। कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ता है। ओके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक हुआ? दोस्तों तो याद रखेंगे हर्षवर्धन का नाम आता है। हर्षवर्धन जो रहे, इन्होंने 3 रचनाएं की थी, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। तो रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका 3 रचनाएं हर्षवर्धन ने की थी, जिसकी वजह से आप हर्षवर्धन को एक महान राजा भी मानते हैं, कवि भी मानते हैं, विद्वान नाटककार भी मानते हैं। और हर्षवर्धन के बारे में दोस्तों एक जगह ये भी कहा गया है कि धावक नाम का एक व्यक्ति था, उसको डरा धमकाकर, कीमत चुकाकर ये रचनाएं अपने नाम से प्रकाशित करवाई गई थी। इतिहास में ऐसी बहुत सारी चीज चलती है, लेकिन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट के तौर पर आप हर्षवर्धन को देखते हैं, जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ शासन किया। चूंकि कन्नौज का महत्व ये भी जानते थे, इसलिए इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी के तौर पर बाद में स्थापित किया था। आगे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में, लेकिन यह याद रखेंगे बौद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि बौद्ध धर्म को संरक्षण देने का काम किया था हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन जो है ये प्रारंभ में शैव धर्म के अनुयायी थे, उससे बहुत ज्यादा प्रेरित थे। और कुंभ का मेला भी इनके समय ही प्रारंभ किया गया था, क्योंकि ये शैव धर्म के अनुयायी रहे। परंतु बाद में आता है हेनसांग। हेनसांग जब भारत आया, ये चीनी यात्री था जिसने सीयू की किताब लिखी थी। अब ये सीयू की किताब की वजह से आज भी हम हेनसांग को जानते हैं। तो ये बौद्ध भिक्षु था, ट्रैवलर था, चाइना से आया था हर्षवर्धन के दरबार में। 15 साल ये भी भारत में रुका था। तो इससे प्रेरित होकर ही हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को न सिर्फ स्वीकार कर लिया, बल्कि उसके प्रचार प्रसार के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। और चाइना के साथ अपने अलग प्रकार के संबंध स्थापित करने वाले प्रथम शासक के तौर पर भी आप हर्षवर्धन को जानते हैं। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? तो याद रखेंगे हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, जिन्होंने न केवल हर्षचरित की रचना की, जो हर्ष की जीवनी रही, उसकी आत्मकथा रही, इसके अलावा इन्होंने कादम्बरी की रचना भी की। कादम्बरी क्यों फेमस है? कादम्बरी जो है दोस्तों दुनिया का पहला उपन्यास है। दुनिया का पहला उपन्यास अगर कोई माना गया है तो कादम्बरी को माना गया है। और हर्षचरित और कादम्बरी दोनों ही संस्कृत में लिखी गई रचनाएं रही, किसकी? बाणभट्ट की रही। लेकिन ध्यान रखिएगा कादम्बरी पूरी तरह से बाणभट्ट के द्वारा नहीं लिखी गई। कादम्बरी की रचना प्रारंभ कर दी थी बाणभट्ट ने, आधे से ज्यादा इसको किया भी, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। कादम्बरी की रचना पूरी होने से पहले इनकी जब मृत्यु हो गई तो इनके बेटे थे भूषण भट्ट। तो भूषण भट्ट जो बाणभट्ट के पुत्र थे, इन्होंने कादम्बरी की रचना को पूरा किया था, जो कि संस्कृत का भारत में हम देखें या विश्व में हम देखें तो पहले उपन्यास के तौर पर जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछे कि भारत सही दुनिया का पहला उपन्यास कौन सा है, तो कादम्बरी। कादम्बरी को पूर्ण किसने किया? भूषण भट्ट ने।
कादंबरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट कौन थे? हर्ष के दरबारी कवि। ठीक है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया था? तो हिमसांग आया था, सभी को पता है, सीयू की किताब लिखी थी। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? दोस्तों याद रखेंगे, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था दोस्तों। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग खेतों की सिंचाई के लिए होता था। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो गुप्त काल में प्रारंभ की गई थी सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए, जिसका प्रयोग हर्षवर्धन के समय में भी किया गया। ये माना जाता है कि हर्षवर्धन ने गुप्त काल की व्यवस्था को वैसा के वैसा अपना लिया था, बस थोड़ा सा इसमें अपने अनुरूप परिवर्तन किया था। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। सियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो हुएनसांग से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। प्रतापशील हुण हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधि किसने धारण की थी? प्रभाकर वर्धन ने धारण की थी दोस्तों। हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के नेतृत्व में हुणों के खिलाफ सेना भेजी थी, हुणों को हराया था, भगाया था, इसलिए इन्होंने इस प्रकार की उपाधि धारण की थी, ध्यान रखेंगे। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी दोस्तों? तो कन्नौज स्थानांतरित की थी, ये याद रखेंगे। एक्चुअल में कन्नौज पे मौखरी वंश जो था इनका शासन था, और कन्नौज मैंने बताया किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होता चला गया था, इस समय पाटलिपुत्र का स्थान गौड़ हो गया था। थानेश्वर इनकी राजधानी हुआ करती थी हर्षवर्धन की। पहले प्रभाकर वर्धन ने जब शासन किया, पुष्यभूति ने जब इस वंश की स्थापना की, तब से थानेश्वर राजधानी हुआ करती थी हरियाणा के क्षेत्र में। लेकिन जब कन्नौज का इंपॉर्टेंस बढ़ा और वहां पर मौखरी वंश का शासन था, मौखरी वंश के शासक का नाम था ग्रहवर्मा, नाम याद रखेंगे, ग्रहवर्मा। ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ग्रहवर्मा से शादी की गई, किसकी शादी हुई? राजश्री की। राजश्री कौन है? राजश्री हर्षवर्धन प्लस राज्यवर्धन की बहन है। क्लियर? अब हुआ ये कि राजश्री की शादी कर दी गई, इसका मतलब कि मौखरी वंश के साथ वर्धन वंश का रिश्ता जुड़ गया, कन्नौज कहीं न कहीं इनके संपर्क में आ गया। लेकिन हुआ ये कि बंगाल में एक नया साम्राज्य चल रहा था जिसका नाम था गौड़ साम्राज्य। ये गौड़ साम्राज्य जो था, इसका संस्थापक के तौर पर आप शशांक को एक इंपॉर्टेंट शासक देखते हैं। इसके अलावा मालवा में हम बात करें दोस्तों, तो मालवा में भी शासक जो थे वो अपना कहीं न कहीं बोल सकते हैं कि राज्य विस्तार कर रहे थे। तो यहाँ पर मालवा के शासक भी आए, शशांक भी आए, दोनों मिल गए। इन दोनों ने मिलकर किस पे आक्रमण कर दिया था? कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। कन्नौज पर आक्रमण करके किसको मार दिया? ग्रहवर्मा को मार दिया। राजश्री विधवा हो गई। राजश्री विधवा हो गई तो बड़े भाई राज्यवर्धन शासक बन गए, जिनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राज्यवर्धन ने कन्नौज पर आक्रमण किया, किसके खिलाफ? शशांक के खिलाफ। अब यहाँ पर राज्यवर्धन ने मालवा के शासक को तो मार दिया, परंतु शशांक ने मौका पाते से ही पीछे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब राज्यवर्धन की हत्या हो गई तो राजश्री तो अभी भी शशांक के कब्जे में है। हर्षवर्धन भाई बच गया, राजा बनता है राज्यवर्धन की हत्या के बाद। हर्षवर्धन ने भी कन्नौज पर आक्रमण किया, शशांक को हर्षवर्धन ने मारा। शशांक को मारने के बाद राजश्री और कन्नौज के क्षेत्र को वापिस ले लिया, और फिर कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया। इसको केंद्र बनाकर बाद में हर्षवर्धन ने सभी तरफ अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया, और कहीं न कहीं बड़े क्षेत्र पर शासन स्थापित कर लिया था हर्षवर्धन ने। ठीक है। चलिए, इस प्रकार से कन्नौज राजधानी बनाई थी हर्षवर्धन ने। सकलोत्तापनाथ किसे कहा गया? हर्षवर्धन को कहा गया, क्योंकि हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाकर आसपास के क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था, इसलिए। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा दोस्तों? ह्वेनसांग ने शिलादित्य की उपाधि हर्षवर्धन को दी थी, ध्यान रखेंगे। गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने किया था, इसलिए इनको अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से जानते हैं भारत के।
बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक के बारे में अभी आप लोगों से बात की। हर्षवर्धन ने शशांक को मारकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो याद रखेंगे, हर्षवर्धन अपना दक्षिण की तरफ अभियान कर रहा था। उत्तर में तो पर्याप्त विस्तार कर लिया था। पर्याप्त विस्तार हर्षवर्धन ने कहा किया? उत्तर में। लेकिन अब वो क्या चाहता था कि दक्षिण में भी विस्तार करें, और दक्षिण में विस्तार करना था तो कहां से पार जाना था? नर्मदा के नीचे जाना था। अब यहाँ पर गुजरात से लगे इस इलाके में आगे की तरफ आए हैं, तो यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासन था। अब पुलकेशिन द्वितीय से लड़े बिना आप दक्षिण में जा नहीं सकते थे। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में यहाँ होता युद्ध। युद्ध जब हुआ, इस युद्ध में नर्मदा के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया। तो हर्षवर्धन की हार हुई थी पुलकेशिन द्वितीय से, याद रखेंगे, नर्मदा के किनारे। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज था, याद रखना है। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षचरित संस्कृत भाषा में। मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? तो मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी, बाद में हर्षवर्धन की राजधानी बनी। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था दोस्तों, तो याद रखेंगे, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ हुआ करता था तो जलाशय की भूमि के संदर्भ में लगाया जाता था। दक्षिण भारत में ऐसा माना जाता था कि जो भूमि जलाशय के लिए दी जाती थी उसे एरी पत्ती कहा गया था। ठीक है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था दोस्तों? तो मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ शादी की गई थी राजश्री की। बाद में शशांक ने और मालवा के शासक ने मिलकर, मालवा के शासक का नाम था यशोधर्मन, इनने मिलकर जब ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और कन्नौज पे कब्जा कर लिया, तो राज्यवर्धन ने कन्नौज पर आक्रमण किया। लेकिन शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन को मार दिया। तो फिर हर्षवर्धन जब शासक बना तो उसने शशांक को मारकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी दोस्तों? तो याद रखेंगे कि राज्यवर्धन की हत्या जो है वो गौड़ नरेश शशांक ने। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो जब हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था, राज्यारोहण हुआ था, इस उपलक्ष्य में 606 ईस्वी में हर्ष संवत का प्रारंभ हम लोगों को देखने को मिलता है। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लेकर गया था? तो मैंने पहले ही बताया, हर्षवर्धन लेकर गया था। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर के तौर पर हेनसांग ने बताया था, ध्यान रखेंगे। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो कवि बाणभट्ट जो थे वो थानेश्वर के निवासी थे, जिन्होंने संस्कृत में हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी, ध्यान रखेंगे। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि के तौर पर बाणभट्ट प्रसिद्ध थे। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन किया करता था दोस्तों, याद रखेंगे कि हर्षवर्धन प्रयाग में धार्मिक सभा का आयोजन किया करता था। हर्षवर्धन जब हेनसांग के संपर्क में आता है, उसके बाद हर्षवर्धन बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का काम करता है, बौद्ध विश्वविद्यालय जो थे उस समय में उनको दान देने का काम करता है, उनको संरक्षण देता है। और यहाँ धार्मिक सभा जो है वो हेनसांग जो है इसकी अध्यक्षता में आयोजित की जाती थी, जिसमें बहुत सारे इकट्ठे होते थे और हेनसांग से प्रश्न पूछे जाते थे, जिसके उत्तर हेनसांग देता था। यही नहीं, इन सभा के अतिरिक्त प्रतिदिन हम देखें तो लगभग 500 ब्राह्मणों को, और इनके अलावा हम देखें तो 1000 बौद्ध भिक्षु जो हुआ करते थे, इन्हें भोजन कराता था प्रतिदिन हर्षवर्धन। मतलब जो लंगर सिस्टम जैसा व्यवस्था है वो आपको हर्षवर्धन के समय से दिखाई देने लगती है। इसके अलावा कन्नौज की मैं बात करूं और प्रयाग की मैं बात करूं, तो ये कन्नौज और प्रयाग दो ऐसे स्थान रहे जहां पर हर्षवर्धन ने दो बड़ी धर्म सभाएं आयोजित करवाई थी। दो बड़ी धर्म सभा जो आयोजित करवाई 5 वर्षीय अंतराल में, किसने? हर्षवर्धन ने। तो कहाँ करवाई? पहली करवाई थी कन्नौज में, दूसरी करवाई थी
प्रयाग में। इन सभाओं को बोला गया था महामोक्ष परिषद। क्लियर? तो ये इसे नाम दिया गया था, ध्यान रखेंगे। ये इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। एक घटना ये भी हमें सुनने को मिलती है कि हर्षवर्धन ने जब एक चीज को सुना कि कुछ लोग जो थे वो हिंसान को जिंदा जलाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इस बात की सूचना हर्षवर्धन को दी, हर्षवर्धन ने बिना सत्यता का प्रमाण दिखे 500 ब्राह्मणों को मृत्युदंड दे दिया था, जो हर्ष के जीवन पर कलंक के भांति दिखाई पड़ता। हर्ष एवं पुलकेशी द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख, याद रखेंगे, ऐहोल अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है, जो कर्नाटक में, कर्नाटक के मैसूर के पास में ऐहोल जो है ये है, जहां पर ऐहोल अभिलेख मिलता है। और ये ऐहोल अभिलेख एक प्रशस्ति है। जैसे मैंने आपको समुद्रगुप्त वाले लेक्चर में प्रयाग प्रशस्ति की बात की, प्रशंसा पत्र, वैसे ही पुलकेशी द्वितीय के प्रशंसा में लिखा गया ऐहोल अभिलेख एक प्रशस्ति पत्र जैसा है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि इसकी रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछे ऐहोल कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध किससे है? पुलकेशी द्वितीय से। नागानंद रत्नावलियम प्रियदर्शी का नाटकों के नाटककार कौन थे? हर्षवर्धन थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था। ध्यान रखेंगे, राजपूतों की शाखा के तौर पर मौजूद था। आज भी भारत में हम हिंसान को याद करते हैं, जिसका कारण क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे, सीयूकी की रचना, सीयूकी की रचना की थी। हिंसान भारत आया लगभग 629 ईस्वी के आसपास, 15 वर्ष रुका भी लगभग। नालंदा विद्यालय में भी गया, लंबे समय तक रहा, भारतीय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, ग्रंथ इकट्ठे करके बाद में गया था ये चाइना। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशी द्वितीय कहाँ का शासक था? तो वातापी या बादामी का चालुक्य वंशी शासक था पुलकेशी द्वितीय। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी, जिनका नाम था ध्रुवसेन द्वितीय से। ठीक है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइचुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो हर्षवर्धन ने भेजा था। मैंने पहले ही कहा है कि चाइना के साथ संबंध की स्थापना को बढ़ावा देने वाला पहला शासक अगर कोई था तो वो हर्षवर्धन था, और इसकी शुरुआत उन्होंने यहाँ दूध बेचकर की थी। ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन ने भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइचुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे। पहले तो हर्षवर्धन ने भेजा था राजदूत, फिर उसके जवाब में वहां से भी हिमालय देश में आया 3 मिशन आए थे, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा था। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम था, जिसने हर्षवर्धन की मृत्यु के तुरंत बाद घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया था? उसका नाम था वांग वेनसे। याद रखेंगे, वांग वेनसे ने इस घटना का वर्णन किया था। किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्यमुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा गया था? तो याद रखेंगे कि हर्षवर्धन को हेनसांग ने शिलादित्य कहा, तो हेनसांग को हर्षवर्धन ने वर्तमान शाक्यमुनि या यात्रियों का राजकुमार कहा था। ध्यान रखेंगे, हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? लगभग 15 साल के आसपास रहा था। ध्यान रखना है, हिंसान के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? कन्नौज में करवाया था पहला, फिर प्रयाग में करवाया। ठीक है, कुंभ के मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसी दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। कुंभ का मेला उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में, इलाहाबाद, प्रयागराज में 4 जगह पर लगता है, 12 साल में करोड़ों लोग इसमें शामिल होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है कुंभ का मेला, भारतीय धार्मिक आस्था का केंद्र है, ये भी ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन के द्वारा इसकी स्थापना या प्रारंभ करने की जानकारी मिलती है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? तो दक्षिण की तरफ जब हर्षवर्धन अपना साम्राज्य विस्तार कर अग्रसर था, तो पुलकेशी द्वितीय ने उनके अभियान को रोका था, इन्हें हराकर। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दे दी थी? तो मैंने पहले ही कहा है कि हर्षवर्धन हेनसांग से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है। पहले शैव धर्म का अनुयायी होता था,
जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो उसके प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके प्रचार प्रसार के लिए कई गांव की आय जो थी वो दान में दे देता था हर्षवर्धन। वैसे ही नालंदा विश्वविद्यालय के 100 गांव की आय दान में दे दी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ रचनाएं दी गई, एक तरफ उनके रचनाकार है। हर्ष चरित और कादंबरी की रचना बाणभट्ट ने की थी। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शक्ति भर्तृहरि ने रचना की थी। सूर्य शतक की रचना मयूर ने की थी। प्रियदर्शिका, नागा रत्नावली, नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ऐसा कैसा प्रश्न आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? कालिदास नहीं थे, ध्यान रखेंगे। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। कथन और कारण को देखना है। कथन है हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, बिल्कुल सही। गुप्तों की शासन प्रणाली को एज इट इज अपनाया था, उसे ही आगे बढ़ाया था हर्षवर्धन ने, जो हमको उसके सभी चीजों से दिखाई पड़ता है। कारण हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया, बिल्कुल सही है। गुप्त शासन प्रणाली को अपनाया, इसने कोई नवीन शासन को जन्म नहीं दिया। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सी सही सुमेलित है? अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था। सिंहनाद महासेनापति था। कुंतल अश्वसेना का सेनापति था। मतलब सभी के सभी सही है, ठीक है। अगला है, किसका कथन है भारत के लोग गर्व मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है, ऐसा कथन हेडसन का था, ध्यान रखेंगे। अग्रहार का अर्थ क्या था? ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी, जिस पर कोई कर नहीं लगाया जाता था, उस भूमि को अग्रहार कहा जाता था, ये ध्यान। क्लियर? तो दोस्तों इस प्रकार से हमने हर्षवर्धन वर्धन साम्राज्य संबंधित उसके समकालीन कई प्रश्नों को देखा है। ये प्रश्न आपको एक आइडिया देंगे कि किस प्रकार से एग्जाम इस टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं। कई सारे प्रश्न पहले कई परीक्षाओं में भी आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है। इस टॉपिक से यही संभावित प्रश्न बनते हैं जो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, इनको कंठस्थ याद कर लीजिएगा। क्लियर? और अगले टॉपिक में दोस्तों हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कशन करने वाले हैं एक नए सीरीज के साथ, तो उसको भी आप देखते रहिएगा। और जो लोग इस सीरीज को लगातार देखते हैं सभी लेक्चरों को, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। क्लियर? चलिए मिलता हूँ अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना सेहत का चीजों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।